नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बार बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं टेट एग्जाम के अंतर्गत। और ये प्रश्न आपकी आने वाली आपकी यूपी टेट एग्जाम जो कि 23 जनवरी 2022 को होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, और लास्ट टाइम अपना रिवीजन कीजिए इन प्रश्नों के साथ में और अपना आकलन भी कर सकते हैं कितने प्रश्न यहाँ पर आप सही कर लेते हैं। तो चलिए और देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोन है। देखिए क्लोन को आप जानते हैं क्लोन क्या होता है। तो क्लोन जो है ये एकल जनक से प्राप्त पौधे होते हैं या फिर कायिक रूप से उत्पादित पौधे होते हैं या फिर आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए क्लोन क्या होता है। क्लोन किसी भी कोशिका का एक प्रतिरूप होता है, मतलब उसकी एक कॉपी होती है, एक फोटोकॉपी कह सकते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्लोन होता है ये किसी भी एक कोशिका का प्रतिरूप होता है और जिसमें आनुवांशिक रूप से जो गुण और व्यवहारिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। अब इस प्रकार की कोशिका को तैयार करने के लिए हम एकल जनक से प्राप्त पौधे के रूप में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे भी और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर विकल्प डी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। बहुत आई पे प्रश्न है और ये कई बार टेट एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। कुनैन नामक जो दवाई होती है किससे प्राप्त होती है? नीलगिरी, एक्टिनोइड या फिर सिनकोना के पौधे या फिर जली पौधे से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कुनैन जो है ये सिनकोना नामक पौधे की जो छाल होती है उससे बनाई जाती है, जो कि मलेरिया की जो औषधि होती है उसके रूप में ये काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हरी खाद से क्या तात्पर्य होता है? देखिए हरी खाद किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात होती है हरी खाद के रूप में। तो पहले विकल्प को देखें, फसलों में कृमिनाशक डालना या लेग्यूमिनेसी पौधों की हरी फसल उगाना, सी है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, और यहाँ पर डी है फसलों में बने ताज़ा पेस्टिसाइड डालना। तो देखिए यदि आप यहाँ पर विकल्प को देखें तो इसमें जो बी विकल्प होगा लेग्यूमिनेसी पौधों की हरी फसल उगाना। तो यहाँ पर पौधों को सिर्फ उगाना ही हरी खाद का उद्देश्य नहीं है, उगा करके उस फसल को जोत दिया जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और जिससे वो जो फसल होती है हरी खाद वाली वो मिट्टी के अंदर दब जाती है और वो एक खाद का कार्य करती है उस मिट्टी के लिए, जिससे कि उस खेती की उर्वरकता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हरी खाद के लिए इस लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों को उगाया जाता है और फिर इन्हें पलट करके या जिसे हम बोलते हैं जोत करके खेत को उन्हें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो बी विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे देखें, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। तो हम सभी जानते हैं पौधे परागण के माध्यम से जो है प्रजनन करते हैं और ये परागण की क्रिया फूलों के अंदर होती है। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है आमतौर पर देखी जा सकती है। देखिए ऐसी वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती है परंतु ये देखी जा सकती है किनके द्वारा? एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या फिर अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो मानव नेत्र के लिए अदृश्य होती हैं उन वस्तुओं को अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और विकल्प डी होगा इसके लिए सही। रेशम की रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर वसी अम्ल। तो यहाँ पर रेशम की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन के रूप में होती है और सी विकल्प इसके लिए सही है। अशुद्ध जल को शोधित किया जा सकता है किसके माध्यम से? अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर या फिर गैसों को हटाकर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कह सकते हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए अवांछित रसायन भी हटाने होंगे, जैविक संदूषक भी हटा करके और उसमें जो भी कुछ हानिकारक गैसें वगैरह होती हैं उनको भी हटा करके। तो उपरोक्त सभी से यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? कीटभक्षी पादप जो होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं, तो उस मिट्टी के अंदर कौन सा तत्व की कमी होती है, अभाव होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी के अंदर जिससे नाइट्रेट नहीं मिल पाते हैं और पौधा जो है वो कीटों के माध्यम से अपना नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए
असंक्रमित का मतलब है जैसे उसको खराब करने में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर निस्यंद छानना, क्लोरीन गोलियां फिटकरी या उबालना, तो वैसे तो यहाँ पर असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, मतलब उसमें जो संक्रमण होगा उसे संक्रमित करने में सहायक नहीं होगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर विकल्प ए निस्यंद ने छानना, तो देखिए छानने से क्या होगा कि जल जो है वो असंक्रमित करने में सहायक नहीं होगी यह प्रक्रिया, क्योंकि सिर्फ छानने से जल जो है वो असंक्रमित हो ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी वो संक्रमित रह जाता है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार के रोगाणु जीवाणु जो होते हैं जो हानिकारक होते हैं वो फिर भी छानने पर बचे रहते हैं। अब यदि हम क्लोरीन की गोली की बात करें यहाँ पर, तो क्लोरीन की गोली जो है यहाँ पर जल को असंक्रमित करने में लाभदायक होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जल के अंदर क्लोरीन की गोलियां जो होती है वो डाली जाती है ना। उबालने की प्रक्रिया, इससे भी हम पानी को जब उबाल लेते हैं तो इसका संक्रमण जो होता है समाप्त तो हो जाता है ना। तो और फिटकरी जो होती है इसको डालने से भी पानी जो होता है वो शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विकल्प ए इसके लिए होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं, गाजर, मक्का, केला या फिर मूंगफली। तो वैसे तो हम क्या है कि किस वनस्पति के बीजों को खाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर खाने की बात कर रहे हैं भोजन के रूप में, तो वो होगा यहाँ पर मक्का, परंतु मूंगफली होता है इसका हम तेल वगैरह भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर खाने के रूप में बात की गई है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर होगा मक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है श्वसन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण, या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर होती पौधों के अंदर श्वसन भी है, वाष्पोत्सर्जन भी है, प्रकाश संश्लेषण भी है, पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्धिकारक किस वजह से इनको कहा जाए। तो शुद्धिकारक तो हम इसीलिए कहेंगे ना क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो विकल्प सी इसके लिए सही होगा, है ना। क्योंकि शुद्धिकारक का मतलब होगा कि जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और CO2 को अवशोषित करते हैं। तो इस वजह से ये हमारे वायुमंडल का संतुलन बना कर रखते हैं और इसी वजह से इनको यहाँ पर कहा गया है शुद्धिकारक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मलेरिया रोग होता है किसके कारण से। तो यहाँ पर है प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, एंटीमीबा, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो होता है इसके कारण से होता है मलेरिया, और मलेरिया जो है ये एक वाहक जनित रोग होता है, संक्रामक रोग होता है ना, जो कि एक प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से फैलता है। इसी के साथ में हम बात करें यहाँ पर यदि दूसरे विकल्पों के, जैसे कि रेट्रोवायरस है, तो ये होता है रेट्रोवायरस जो होता है ये इसके कारण होता है HIV, ठीक है ना। और यहाँ पर साल्मोनेला, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड रोग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु की आर्द्रता रिक्त स्थान से मापी जाती है। तो वायु की आर्द्रता यहाँ पर हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर। तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर होगा पहला विकल्प इसके लिए उत्तर, जिसकी सहायता से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए रक्त मापने के उपकरण का नाम क्या होता है। तो रक्तचाप मापने का जो उपकरण होता है उसका नाम स्फिग्नोमीटर, थर्मामीटर, ECG या स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पर हम बात करें स्फिग्नोमीटर, जिसके माध्यम से रक्तचाप को मापा जाता है। थर्मामीटर जो है वो ताप को मापने के, और ECG जो होता है ये हृदय संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनको देखने के कार्य में आता है, और स्टेथोस्कोप जो होता है हमारे हृदय की धड़कन वगैरह को मापने या सुनने के काम में आता है। चलिए डायनामाइट का रिक्त स्थान के द्वारा आविष्कार किया गया था। जीन एंटोनी नॉलेट, अल्फ्रेड नोबेल, जोसेफ नाइस्फर, निप्से या फिर टेड नेल्सन। तो डायनामाइट जो है इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 को ये आविष्कार किया था, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए राइट होगा। चलिए वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वनस्पति कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। सेल्यूलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर फ्रैक्टोज। तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज होता है इसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का ही अंतर होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोशिका भित्ति जो होती है सिर्फ पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका एक संगठक धातु है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल अणु जो होता है, क्लोरोफिल
पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर, उसी का एक महत्वपूर्ण संगठक धातु होता है मैग्नीशियम, ठीक है। और क्लोरोफिल में पाई जाने वाली एक धातु होती है। तो पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे बात करें स्लीपर जंतु एनिमलक्यूलिल किसका सामान्य नाम है, तो यहाँ पर है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट, ट्रिप्नोसोमा और डी है पैरामीशियम। तो नाम से आप देख सकते हैं स्लीपर जंतु, यानी कि इसका जो आकार होता है वो एक चप्पल के आकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का आकार होता है। तो ये एक स्लीपर जंतु है। तो उसी प्रकार से ये होगा पैरामीशियम और डी विकल्प होगा इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है, एकिडना, कंगारू, शाही या फिर वैल। तो यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा एकिडना, जो कि है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जीव, और ये जीव जो है ये अंडे देता है। तो पहला विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। साथ ही साथ ये बच्चे को स्तनपान भी कराता है। किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग जो होता है पीला होता है, पैप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या फिर यूरोबिलिन। तो यहाँ पर उत्तर होगा यूरोबिलिन, जिसके कारण मानव मल का रंग जो होता है पीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जिसे हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, ये रिक्तस्थान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, निडेरिया या फिर है कार्डेटा। तो देखिए कार्डेटा का मतलब ही होता है रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। और बाकी की हम बात करें जैसे आर्थ्रोपोडा हैं, तो आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये शरीर, इनका शरीर जो होता है खंड युक्त होता है, जिसमें कि सिर, धड़ तथा उदर में इनका विभक्त होता है, और साथ ही साथ इनके अंदर जो टांगे होती है वो जोड़ीदार होती है आर्थ्रोपोडा के अंदर। और निडेरिया की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर निडेरिया संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर दो स्तरों के अंतर्गत बना होता है, जो कि रोक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस का बना होता है। एनालिडा की बात करें तो इनका शरीर जो होता है लंबा, बेलनाकार, कोमल शरीर वाला होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर होगा हमारा कार्डेटा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या फिर कैसिन। तो दूध के अंदर पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है कैसिन, और डी विकल्प इसके लिए सही है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो मनुष्य के अंदर दांत की यदि हम बात करें तो 4, 5, 2 या फिर 3 प्रकार। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा 4 प्रकार के दांत होते हैं, और 4 प्रकार के दांत जो होते हैं हम कृंतक, रत्नक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। चलिए, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। हड्डियां, दांत का एनेमल, खोपड़ी या मेरुरज्जु। तो दांत का एनेमल आवरण जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखिए रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की बात की जा रही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, विलियम हार्वे है, लैंड स्टीनर या फिर पालोव है। तो यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ये रक्त समूह की बात की जा रही है। एक और प्रश्न आता है रक्त परिसंचरण की खोज, और दोनों प्रश्न रक्त से रिलेटेड हैं, तो हम हो जाते हैं वहाँ पर कंफ्यूज। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप जो है ये लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम था, और सी विकल्प जो है वो इसके लिए सही है। और बात करें यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज इन्होंने की थी, और यहाँ पर इवान पावलोव हैं, इनने अधिगम का सिद्धांत दिया था बाल विकास के अंतर्गत। आगे देखें, रक्त परिसंचरण की खोज जिस प्रश्न के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, तो विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त परिसंचरण की, है ना। तो सी विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है। तो कीटों के अंदर स्थित जो श्वसन अंग होता है, त्वचा, शरीर की सतह, गलफड़े, श्वास नली, कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। तो कीटों के अंदर श्वसन अंग जो होता है वह श्वास नाल होता है, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं। तो डी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखें, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी सरल सा प्रश्न है, बेरी ट्रिटेनी या फिर क्वाशियोर का रक्त अल्पता। तो लौह तत्व की कमी से यानी कि खून के अंदर आयरन की कमी जब हो जाती है, तो वहाँ पर आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो उसके कारण होता है रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। चलिए, दालें मुख्य निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, खनिज या फिर है विटामिन। तो दालों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर प्रोटीन।
और बी विकल्प है इसके लिए सही है, ठीक है ना। और प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर मरम्मत का कार्य करता है ना, नई नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन इसके लिए सही उत्तर होगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन के, सी या फिर B1 या फिर ए। तो यहाँ पर रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, है ना, और इसके लिए विकल्प डी जो है ये सही है। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, B1 की कमी से होता है बेराबेरी रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर है पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। और इसके कारण जो डॉट्स होता है, डॉट्स नामक इलाज इसके लिए किया जाता है। चलिए, और डॉट्स जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डॉट्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं जैसे डॉट्स ये। तो डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स के रूप में इसे कहा जाता है। विटामिन ए को रक्तस्थान के नाम से भी जाना जाता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर उत्तर होगा रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम है यहाँ पर रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इबोला क्या है? पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है या फिर बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, या फिर कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर इबोला जो है ये है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था, और ये विकल्प ए इसके लिए सही है। अब यदि हम बात करें इस रोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम इस रोग को 1976 में इबोला नामक एक नदी के पास स्थित गांव में इसकी पहचान की गई थी। तभी से इसका जो नाम पड़ा है वो इबोला पड़ गया है ना। और ये जो रोग होता है, ये बीमारी जो होती है मरीज के संपर्क में आने से फैलती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगर कचरा पानी के पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यहाँ पर स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया। तो हम कह सकते हैं कि जब यदि कचरा पीने के पानी में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो जल प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और उस जल को पीने से, उसके सेवन करने से हमें टाइफाइड नामक रोग होगा, और इसके लिए बी विकल्प होगा सही। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर, अग्नाशय, तिल्ली या फिर है छोटी आंत। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा पहला विकल्प, और इसके लिए सही होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हेपेटाइटिस जो होता है इसे और भी कुछ नाम से जानते हैं, जिसे पीलिया भी कहते हैं या फिर जॉन्डिस भी कहा जाता है ना। और इससे हमारा जो प्रभावित होने वाला अंग होता है जिगर, यानी कि यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है। और इस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, पित्त वर्णक जो होता है अधिक मात्रा में बनता है, जिसके कारण पीला रंग और पीला मूत्र, पीली आंखें आदि इसमें देखने को मिलता है। रिंगवर्म नामक बीमारी रक्तस्थान के कारण से होती है, कवक, बैक्टीरिया या फिर है वायरस के कारण या मधुमक्खी के कारण? देखिए, रिंगवर्म जो है ये एक कवक के कारण से होती है, और रिंगवर्म जो होता है ये क्या होता है, यानी कि दाद, जिसे हम दाद कहते हैं, है ना, ये इनके कवक के कारण से होती है। आगे देखें अगले प्रश्न को। उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो वो है कुनेन, जिसके बारे में उस औषधि का नाम पूछा है ना। पहले हमने कुनेन नामक एक औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है, ऐसा प्रश्न था। तो देखिए, सिनकोनिया भी यहाँ पर लिख दिया। तो औषधि का नाम पूछा है, तो औषधि का नाम क्या होगा, कुनेन है। और पौधे का नाम यदि पूछा जाए, पेड़ का नाम पूछा जाए, तो वो है यहाँ पर सिनकोना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। चलिए, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो देखिए, हीमोफीलिया एक वर्णांध रोग होता है, और इसका लक्षण क्या होता है? विकल्प देखिए, रतौंधी रक्त का थक्का न जमना, रिकेट्स या फिर हीमोग्लोबिन की अल्पता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया जो एक अनुवांशिक रोग होता है, और जिसके कारण
रक्त का थक्का नहीं जमता है और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, कली या फल है? तो देखिए आलू के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। तो आलू होता क्या है? तना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तना तो देने रखा, तो फिर हमारा उत्तर इसमें कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर उत्तर बनेगा बी वाला, डंठल। क्योंकि डंठल क्या होता है? तने का ही तो एक भाग है ना। तो डंठल यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते या फिर करी के पत्ते, गुलाब के पत्ते, सहतूत के पत्ते, जिसे मलबरी भी कहा जाता है। तो विकल्प डी होगा इसके लिए सही। आगे देखेंगे प्रश्न को। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद का, आम का, या फिर आंवला, या फिर है कटहल का? तो यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है और बी विकल्प इसके लिए सही है। चलिए आगे देखें। लाइकेन किन दो जीवों के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक, शैवाल और वृक्ष, कवक और वृक्ष, या फिर जीवाणु और सिंह पौधे? तो यहाँ पर लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है और इसके लिए विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पौधा है? घटपर्णी, सप्तपर्ण छाल, कैलोट्रोपिस, या फिर आइकोर्निया? तो यहाँ पर है घटपर्णी, जिसे हम कलशपादप कहते हैं, है ना। और ये कीटहारी पौधा होता है। एंटीबायोटिक का आविष्कार जो था ये किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का आविष्कार करने वाले जो थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और डी विकल्प जो है इसके लिए सही है। तो एंटीबायोटिक का आविष्कार इन्होंने किया था 1928 में, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पेनिसिलिन इनका प्रथम एंटीबायोटिक्स था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था? 1960, 62, 72 या फिर 75? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ये पारित किया गया था 1972 को और सी विकल्प होगा इसके लिए सही। अगला प्रश्न आता है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकारी या जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 या फिर जंगल अधिकार अधिनियम 2007? तो ये जो अधिनियम दिया गया था ये दिया गया था 2007 को, यानी कि डी विकल्प जंगल अधिकार अधिनियम 2007। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या फिर 1996? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था ये पारित हुआ था वर्ष 1986 को और बी विकल्प होगा इसके लिए सही। चलिए, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत इन सम्मेलन और जो अधिनियम से संबंधित बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरा या वाशिंगटन, स्टॉकहोम? तो यहाँ पर होगा रियो डी जेनेरा और बी विकल्प होगा इसके लिए सही, जहाँ पर सन तो आपको मिल रहा है 1992 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये रियो डी जेनेरा ब्राज़ील में इसको आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था और जो कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? मॉन्ट्रियल, ओसाका, जेनेवा या फिर फ्लोरिडा? तो यहाँ पर ये बना था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये 1987 के तहत बनाया गया था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक समझौता कहा जाता है। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण या फिर है औषधीय पौधों से संबंधित। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये था जलवायु से परिवर्तन से संबंधित और इसके लिए विकल्प बी था, बी है सही उत्तर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस परिवर्तन इस प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी सी, तो ये क्योटो
प्रोटोकॉल जो था जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका सन। आगे देखिए, नीचे दिए गए जीवों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पर है उस समूह को हमें पहचानना है। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। तो उन जीवों का समूह है चील, गरुड़, गिद्ध, जिनकी दृष्टि जो होती है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी ज़्यादा होती है और ये बहुत दूरी से अपने शिकार को देख लेते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो यहाँ पर कुछ जानवरों का समूह दिया है जिसमें छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप हैं और इनमें इन जानवरों की जो विशेषताएं होती है वो हमें यहाँ पर देखना है कि इन सभी में एक ऐसी कौन सी विशेषता जो सभी के अंदर पाई जाती है। वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, भूमि और जल दोनों पर रह सकते हैं या उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर इन जीवों की तो ये सभी अंडे देते हैं, है ना, और विकल्प ए इनके लिए सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं? दीमक है, गिलहरी है, छिपकली है और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए वो जीव जो होता है वो है यहाँ पर विकल्प बी के रूप में गिलहरी। और यहाँ पर चूहे भी सेम वही काम करते हैं जैसा गिलहरी करती है। चूहे के भी दांत जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कहीं पर विकल्प आपकी गिलहरी ना हो और यदि चूहा हो तो वो भी आपका उत्तर बनेगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? उल्लू है, कौवा है, कोयल है या फिर डी है मैना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उल्लू जो है ऐसा जीव है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर हमारा, इस पौधे से में पत्तियां हैं और जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये पौधा कौन सा होगा? तो देखिए ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां सब्जी की तरह प्रयोग में लाई जाती है वो पौधा और जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है तो वो होगा पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों। तो यहाँ पर सरसों जिसे हम राई भी कहते हैं ये होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों से देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद और डी है लाल और संतरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रात में जागने वाले जानवर जो है जिन चीज़ों को जिन रंगों में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं वो काले और सफ़ेद के रूप में और विकल्प सी इसके लिए सही है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फिर फल से? तो लौंग और केसर जो हैं ये पौधे के फूल से प्राप्त होने वाले भाग होते हैं और सी विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर, है ना। फूल की कली के रूप में ये प्राप्त किए जाते हैं। सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है निम्न में से? कछुआ, अमीबा, फर्न या फिर है वैल। तो सरीसृप का मतलब आप समझिएगा। सरीसृप के मतलब की बात करें तो इसमें कुछ जंतु आते हैं जैसे कि कछुआ, है ना, और ऐसे जंतु जो होते हैं ये क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं। इनकी विशेषता होती है सरीसृपों की, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। अब वैल की बात करें तो वैल तो जो है एक स्तनधारी जंतु है। अमीबा की बात करें तो ये कोशिकी प्रोटोजोआ संघ का जंतु है ना। चलिए और भी कुछ जीवों की यदि बात करें सरीसृप के अंदर तो जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गए, ये जीव रेंग कर चलने वाले जीव हैं। कांटेनुमा पत्तियों को दिखाकर दर्शा करके एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या फिर मरुस्थली? तो निश्चित रूप से शिक्षक यदि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शा करके एक पौधे के बारे में बात कर रहे हैं तो पौधा यहाँ पर एक मरुस्थली पौधा होगा, क्योंकि ऐसे मरुस्थली पौधों की पत्तियाँ जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो कि रिक्त स्थान से भरपूर हो। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन, तो वो उन्हें चाहिए ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ही मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें प्रोटीन लेना ज़रूरी होगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर नामक रोग जो है ये रक्त स्थान की कमी से होता है। तो देखिए क्वाशियोरकर रोग जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन या फिर है आयोडीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वाशियोरकर रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है और विकल्प 20 के लिए सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ पर पहचानना आपको रबी की फसल, चावल, चना, मूंगफली या फिर है कपास। तो इसमें हम कह सकते हैं रबी की फसल के लिए होगा विकल्प बी, जिसमें दिया है चना। तो चने की बात करें, यहाँ पर गेहूं है, चना है ना, सरसों है, मटर है, आलू है, ये सभी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन या फिर अंडा। तो यहाँ पर देखे जाए चारों विकल्प, तो चारों विकल्प ही प्रोटीन के स्रोत हैं। परंतु यदि हम बात करें सर्वोत्कृष्ट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वाला पदार्थ, तो वो होगा यहाँ पर विकल्प सी, जो कि है सोयाबीन। जी हाँ, सोयाबीन जो है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिए, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो यदि हम बात करें चावल की जिस पर पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो एस्कोर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या फिर है थायमिन। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थायमिन होगा, डी विकल्प है। और थायमिन देखिए ये विटामिन B1 है जिसका नाम होता है थायमिन, ठीक है, और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और ये चावल को पॉलिश करने पर विटामिन जो है ये नष्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो फसल खरीफ की नहीं है वो आपको देखना है, यानी कि आपको रबी की फसल में पहचानना है। चावल, गन्ना, मक्का, और तो यहाँ पर गेहूं जो है ये आता है रबी की फसल के अंदर, खरीफ में ये शामिल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अब बाकी अन्य प्रश्न यदि आप देखे जाए कि खरीफ की कौन सी फसलें हैं, तो जैसे चावल है, गन्ना है, मक्का, ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन संबंधित जो 65 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।